पंचायत राजधानी रांची में हुए आवंटन रद्द किए जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, रांची में आवासों के आवंटन अब रद्द होंगे। राज्य सरकार जल्द ही इसे लेकर फैसला ले सकती है। इस पर कुछ दिनों में फैसला आने की संभावना जाहिर की जा रही है। आवास बोर्ड ने सरकार को इसे लेकर फाइल भेजी है। सभी पक्षों से राय लेने के बाद बोर्ड ने कार्रवाई के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है। इस प्रकार सरकार जल्द ही फैसला ले लेगी। आपको बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने साल 2011 में लॉटरी के जरिए जिन संपत्तियों का आवंटन किया था उसे रद्द करने या फिर आवंटियों को मालिकाना हक देने पर पिछले 9 साल से विचार चल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आवंटियों की राय लेने के बाद नियमानुसार फैसला लेने को कहा था। रायशुमारी की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो गई थी, लेकिन बोर्ड अपना रुख साफ नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक बोर्ड ने सरकार को अपनी फाइल बढ़ा दी है और सरकार जल्द ही इसे लेकर फैसला लेगी। हम लोग जो है 2009 से जो है अभी तक मैंने कभी बोर्ड का कभी अफसर का चक्कर लगा रहे हैं, तो यही आश्वासन मिलते रहा है अभी तक कि हो रहा है काम, आप लोग का प्रोसेस में है, हो रहा है अभी तक मैंने फिर आज न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि रद्द किया जाएगा। तो हम लोग तो घर द्वार माने बेच बाज करके किसी तरह से कर्जा पैसा कर करके इतना पैसा जमा किए, यही सियाने के चक्कर में जो है आज तक रेंट में मारे फिर चल रहे हैं। सभी जगह का मिल चुका है, सिर्फ रांची वाले को ही रोका गया है। अब वो लोग का क्या इसे मंशा है अब तो कहना मुश्किल है। तो आपको बताते चलें कि आवंटन आखिर रद्द क्यों होगा, आखिर आवंटन में क्या गड़बड़ी हुई है। आवंटन रद्द करने का समर्थन करने वालों का कहना है कि नियमानुसार लॉटरी बोर्ड से संबंधित कोई भी अधिकारी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। स्पष्ट नियम के बावजूद कई अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से अपने सगे संबंधियों के नाम से लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आवंटन करा लिए गए। मामला सामने आते ही कई आवंटी कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि साल 2011 में बोर्ड ने लॉटरी के जरिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीपुर और हजारीबाग में जमीन और फ्लैट्स का आवंटन किया था। रांची को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर फ्लैट और जमीन का मालिकाना हक लोगों को मिल गया, जबकि रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवंटित 209 संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस बीच 23 लोगों को उनकी संपत्ति पर दखल कब्जा भी दिया गया था। आवंटी लगातार 9 सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना था कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लाखों रुपए कर्ज लिए और उस वक्त 209 आवंटियों से बोर्ड को करीब 16 करोड़ रुपए हासिल हुआ था। लिहाजा झारखंड आवास और भूमि आवंटन संघर्ष समिति ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। इधर पूरे मामले पर पूर्व शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वो शुरू से ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे का विरोध करते रहे हैं और उन्हें अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश भी की गई है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसी की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। बोर्ड झारखंड के जो भी आवंटन हुए थे जमीन, फ्लैट वगैरह वगैरह, उसके रद्द करने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यदि देखिएगा तो मैं इसका विरोधी हूं। यदि गलत तरीके से आवंटन हुआ था तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में लगातार नियम और परिनियमों को ताक पर रख करके निहित स्वार्थ के लिए गड़बड़ियां की गई हैं और उसी गड़बड़ियों को जांच कर महागठबंधन सरकार में तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है और ये निर्णय जो हुआ है अभी कोई रद्द करने का मामला नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से विभाग उसको दुरुस्त करेगा। और सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। भुवन, इस पूरे अगर खबर की बात की जाए तो क्या इसे रद्द करने पर विचार चल रहा है? इसे रद्द कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, एक बार फिर से नए तरीके से आवंटन होगा, या फिर ये कहा जाए कि इसमें जो गड़बड़ियां जिन स्तरों पर जिन सदस्यों को आवंटन ये नहीं हो सकता था उन्हें सिर्फ यहां दुरुस्त किया जाएगा? आखिर इसके पीछे होना क्या है?
देखिए विवाद, थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री बताना चाहेंगे कि 2011 में जो लॉटरी शुरू हुई और उसमें जो रांची सहित जो अन्य शहरों के लिए ज़मीन और फ्लैट की जो लॉटरी की गई, तो उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी और काफ़ी विवाद बढ़ा था। तो बाद में 2017 में जो तत्कालीन सरकार थी और नगर विकास विभाग के द्वारा इस लॉटरी जो 2011 की थी उसको आवंटन रद्द करने की बात कही गई थी। उसके बाद जो भी आवंटी थे तो वो हाईकोर्ट का शरण लिया और हाईकोर्ट में ये मामला चलता रहा। बाद में ये जैसे ही हाईकोर्ट से ये डिस्पोज हुआ है केस, तो उसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने ये पहल शुरू कर दी है कि जिस तरह से 2011 में जो गड़बड़ियां हुई थी तो उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद जो आवंटी हैं उनको ज़मीन या फ्लैट मुहैया कराया जाए। इस दिशा में कदम उठाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो ज़मीन या फ्लैट जो जिन पर कब्जा लोगों ने कर लिया है, क्योंकि 2011 में कुछ लोगों को ज़मीन और फ्लैट जो मिले थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी ज़मीन और फ्लैट में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपना हक और यहाँ पर अधिकार मांगते रहे। लेकिन 2011 के बाद से जो 209 लोग जो बचे रह गए जिन्होंने ज़मीन या फ्लैट नहीं ले पाया, तो वो यहाँ पर लगातार मांग करते रहे। अब सवाल ये है कि जो प्रवेश कर गए, जिन्होंने ज़मीन और फ्लैट में ले लिया है, तो उनको हाउसिंग बोर्ड कैसे खाली कराएगी और जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये अभी प्रोसेस जारी है। अब नगर विकास विभाग के पास फाइल गई है, इस पर विचार होगी और राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी, उसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। लेकिन सवाल तो ज़रूर इसमें ये उठता है कि जिनके ज़मीन या फ्लैट जिनको लॉटरी के माध्यम से नहीं मिला या जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, ये तमाम चीज़ों के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गड़बड़ियां हुई और विवाद बढ़ता चला गया और हाईकोर्ट के समक्ष में भी ये मैटर आई, हाईकोर्ट ने ये कहा कि विधि सम्मत इस पर कार्रवाई किया जाए। तो विधि सम्मत कार्रवाई में केवल सिर्फ ये नहीं होता है कि लॉटरी जो प्रणाली जो अपनाई गई उसको केवल रद्द करके आप अपनी खानापूर्ति कर लें, क्योंकि इससे 1500 लोग जो लॉटरी में जो शामिल हुए थे उनको कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होगा, वो बेघर हो जाएंगे। उनके पैसे करोड़ों जो रुपये जो हाउसिंग बोर्ड के समक्ष में जो उन्होंने जमा किया है, उनका आखिर कब तक उनको वापस होगा या क्या इंटरेस्ट? सवाल तो यही है कि आखिर जिन लोगों ने प्रक्रिया का पालन करते हुए सही तरीके से इस आवंटन में भाग लिया, लॉटरी सिस्टम में भाग लिया, उनके आखिर नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बहुत बहुत शुक्रिया भुवन किशोर झा इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से दुमका के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दुमका प्रवास के दौरान सीएम जिले को कई सौगात देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये 3 दिवसीय दौरा जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, कई सौगातें इस दौरान लोगों को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री आज शाम दुमका पहुंचेंगे और वहीं कल दिशो मांझी थाने में आयोजित कार्यक्रम में वो भाग लेने के बाद कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद बुधवार को डीएमसीएच में 3 ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं इंडोर स्टेडियम में कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। सीएम की दुमका यात्रा को यहां होने वाले उपचुनाव से पहले जनता से संवाद माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका सीट पर भी जीत दर्ज की थी, लेकिन बरहेट सीट अपने पास रखते हुए इसे छोड़ दिया था। अब यहां होने वाले उपचुनाव में जेएमएम इस सीट पर फिर से जीत दर्ज कर अपना किला मजबूत करने में जुटी है। अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है हेमंत सोरेन का यह दुमका दौरा। दुमका से हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज की थी। बरहेट सीट उन्होंने अपने पास रखी और दुमका सीट को छोड़ दिया था। दुमका उपचुनाव से पहले हालात का जायजा लेने के लिए उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जेएमएम का किला मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। उपचुनाव को सरकार का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और सरकार के कामकाज पर जनता की राय क्या है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और उसे भी टटोलने की कोशिश है। दुमका में जीत के लिए बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। वहीं सीएम की सीट पर जीत को दर्ज करने को लेकर जेएमएम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता से संवाद कर कामकाज पर उनकी राय भी ली जाएगी। तो जीत के बाद मजबूत होकर उभर रहे हैं हेमंत सोरेन और ऐसे में उस सीट पर उनकी क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश भी इस दौरे के साथ की जाएगी।
बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के राजेश गुप्ता के आवास पर बीती रात फायरिंग से दहशत फैल गई। आवास के मेन गेट पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध 2 राउंड फायरिंग चलाई। हालात को देखते हुए राजेश गुप्ता ने कतरास थानेदार को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थानेदार ने छानबीन शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। वहीं अपराधियों के सुराग के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की फायरिंग में गोली घर की दीवार पर जा लगी। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी हो रही है। और सहयोगी दिलीप कुमार हमारे साथ इस वक्त धनबाद से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिलीप, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये 2 शख्स जो कैमरे में नजर आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं? क्या किसी पर कोई शक शुबा जाहिर किया गया है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स दिख रहा है, जो आरोपी दिख रहा है, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और न ही पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों शख्स कौन थे, उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। दूसरी घटना है धनबाद में। इससे पहले भी एक विधायक के सहयोगी कतरास थाना क्षेत्र में रहते थे, उनके घर पे 1 महीना पहले फायरिंग हुई थी और उसमें भी दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। और ये राजेश गुप्ता के घर पे दूसरा सहयोगी है राजेश गुप्ता, जो विधायक ढुल्लू महतो का काफी करीबी बनाया था, उसके कई व्यवसायिक सहयोगी भी रहे हैं और उनके घर पे रात में फायरिंग की गई है और दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई है। लेकिन क्या मंशा रही आरोपियों की, ये इसका जवाब तो पुलिस देगा, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई क्या जांच क्या चल रही है और क्या मामले में खुलासा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कह सकते हैं ये बाघमारा विधायक की मुश्किलें कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के बढ़ती जा रही, क्योंकि जब से झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी है, बाघमारा में एक बार फिर से इस तरह के अपराधी सक्रिय हो गए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। वही खूंटी से बड़ी खबर, जहां पर खूंटी सदर अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। जी हां, ये कैदी यहां से भाग खड़ा हुआ है। भाई की हत्या के आरोप में जेल में ये शख्स बंद था। तबीयत बिगड़ने पर इसे अस्पताल लाया गया। साइको के जिलिंगा का रहने वाला मार्शल मुंडू भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। इलाज के लिए इसे अस्पताल लाया गया था क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी और यहां से ये फरार हो गया है। और सहयोगी अरविंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं खूंटी से। अरविंद, क्या जानकारी और कितनी बड़ी लापरवाही इसे लेकर, क्योंकि अस्पताल में जब ये शख्स इलाज के लिए पहुंचा होगा तो इसके साथ सुरक्षा कर्मी होंगे। जी बिल्कुल विभा, ये एक बड़ी चूक है और एक है तो बड़ी लापरवाही है। पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी उसमें तैनात थे, करीब 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया था। इसका अचानक तबीयत जो खराब हो गया तो कल देर रात ही इन्हें खून की कमी की शिकायत थी और उसी के लिए सदर अस्पताल में इसका एडमिट किया गया था और इलाज के दौरान सुबह तड़के जो है ये अचानक से चकमा देकर भाग गया। हालांकि उसके बाद से हमारी बात खूंटी एसपी से हुई है, उन्होंने बताया कि पुलिस लगी हुई है और जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 555 हो गई है। ये आंकड़ा 555 तक जा पहुंचा है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 1014 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 61,474 तक जा पहुंची है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 11 और मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 555 तक पहुंच गई है। अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कितने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो यह आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। 1014 कोरोना के नए मामले मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 61,474 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,509 लोग ठीक हुए हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी 46,583 है। लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य में काफी तेजी से कोरोना अपनी रफ्तार में है, अब संक्रमण फैला रहा है। 18 दिनों में ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दुगनी हो रही है। अगर बात करें ग्रोथ रेट की तो देश में जहां 2.16% के रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, वहीं झारखंड में 3.96% यानी करीब 4% की रफ्तार से कोरोना का संक्रमण जारी है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि जिस तरह रफ्तार से कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं चिंता बढ़ने वाली बात है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।
वहीं बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद मृतक करार दिए गए सर्वेश्वर महतो को सरकारी फाइलों में जिंदा होने का प्रमाण पत्र अधिकारियों को गांव जाकर देना पड़ा। साथ ही उनका रुका हुआ पेंशन भी इस महीने से मिलने लगेगा। सरकारी फाइलों में सर्वेश्वर के जिंदा होते ही अब उन्हें 5 माह से बंद सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। दरअसल बोकारो के जरीडीह प्रखंड के बारीडीह गांव के सर्वेश्वर की बेबसी की कहानी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। बताया कि किस तरह सर्वेश्वर महतो अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए साइकिल से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। न्यूज 18 की पहल के बाद डीडीसी ने बीडीओ को कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद जरीडीह बीडीओ ने खुद गांव जाकर सर्वेश्वर महतो को जिंदा होने का प्रमाण दिया। मैंने देखा, सत्यापित किया कि वो जिंदा है। उसी का रिपोर्ट डीसी सर के आदेश के अनुसार हम जिला को दे दिया है। और जो एडीएसएस है, सहायक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, मैंने उसको लिखित प्रतिवेदन दे दिया है और उनके सितंबर से उसके पेंशन चालू हो जाए। पलामू में जब जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं से नजरें फेर ली तो लोगों ने खुद ही सड़क और नाली के निर्माण का फैसला कर लिया। फिर क्या था, श्रमदान से लोग 500 मीटर तक सड़क और नाली बनाने में जुट गए। मामला हैदरनगर प्रखंड के कुकीही पंचायत के भैंसना गांव का है, जहां पिछले कई साल से गांव जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग लोग अपने जनप्रतिनिधि से कर रहे थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंत में चंदा इकट्ठा कर लोगों ने खुद ही सड़क बनाने की ठान ली और अब जनप्रतिनिधियों को आईना दिखा रहे हैं।